नमस्कार दोस्तों, जीके जी डिस्कशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज मेरा सेट प्रैक्टिस का 57 नंबर का क्लास है। ठीक है, तो आप लोग अगर शुरुआत से नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोग्राम के पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है। 1 किलोग्राम के पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है, तो इसका वेग क्या हो जाएगा। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना दे रखा है, तो 200 रखा है दे, और हाफ और एम यानी कि द्रव्यमान कितना है, तो 1 किलोग्राम है। कितना है, तो 1 किलोग्राम है। और भी स्क्वायर यानी कि भी का वैल्यू तो पूछ ही रहा है, तो भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 400। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400 यानी कि 20 हो जाएगा। अंडर रूट 400 यानी कि क्या हो जाएगा, 20 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 पास्कल का मान होता है। 1 पास्कल जो होता है का मान कितना होता है, तो 1 पास्कल का मान जो होता है, क्या 1 न्यूटन वर्ग मीटर होता है, या 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, या 1 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, या 1 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर होता है। तो पास्कल जो होता है वो किसका, तो पास्कल की बात कर ले, दाब की इकाई होती है। चलिए, 1 पास्कल का मान जो होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। 1 न्यूटन प्रति वर्ग। अपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक इनमें से क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो क्या किलोग्राम प्रति घन मीटर, या ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, या किलोग्राम घन मीटर, या फिर कोई मात्रक नहीं होता है। तो अपेक्षिक घनत्व की बात कर ले तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी वस्तु का घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, तो अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो मात्रक विहीन होता है, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता। लेकिन किलोग्राम प्रति घन मीटर जो होता है वो किसका, तो ये घनत्व का मात्रक है। किसका है, तो ये घनत्व का मात्रक है। और घनत्व किसे कहते हैं, तो एक ऐसा एरिया, एक छोटा सा एरिया में ज्यादा चीज को रखना है, यानी कि छोटा एरिया में ज्यादा वस्तु को रखना है, यानी कि कोई भी चीज कितना घना है, एक दूसरे में अटैचमेंट यानी कि चिपका है। ठीक है, चलिए अगला है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, क्या 1 जूल प्रति सेकेंड, या 1 जूल प्रति कूलम्ब, या 1 जूल प्रति एम्पियर, या इनमें से कोई नहीं। 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 जूल प्रति कूलम्ब हो जाएगा। 1 जूल प्रति कूलम्ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण की झुकाव सबसे अधिक होती है। मतलब प्रकाश को जब स्पेक्ट्रम से गुजारा जाता है तो किस रंग का झुकाव सबसे ज्यादा होता है, किसका, लाल रंग का, या हरे रंग का, या पीले रंग का, या बैगनी रंग का। तो सबसे ज्यादा झुकाव की बात कर ले तो किसका हो जाएगा, तो ये किसका, तो बैगनी रंग का। और सबसे कम झुकाव पूछ दे क्वेश्चन में कि बताइए कि सबसे कम झुकाव जो होता है वो प्रिज्म से निकलने के बाद प्रकाश, कौन से प्रकाश का झुकाव सबसे कम होता है, तो लाल प्रकाश का सबसे कम होता है। किसका, तो सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम जो होता है वो लाल प्रकाश का झुकाव सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो एफ बराबर क्या है, यानी कि फोकस दूरी बराबर r/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, तो फोकस दूरी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है, और वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये फोकस वक्रता त्रिज्या 40 है और बाई 2, तो कितना इसका आंसर हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि ध्वनि तरंगे जब वायु में प्रवेश करती है, ध्वनि तरंग जब वायु में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि नहीं बदलती है, क्या वेग, या फिर आवृत्ति, या तरंगदैर्घ्य, या इनमें से सभी। तो ध्वनि तरंगे जब वायु में प्रवेश करती है तो आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति, जब कोई तरंगे क्या होती है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, बल्कि वेग और तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। वेग और तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो वेग तथा तरंगदैर्घ्य
बदलता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि ध्वनि तरंगे जब सघन माध्यम में विरल माध्यम से जब सघन माध्यम की ओर जाने लगती है तो क्या होता है उसमें, तो उसमें जो होता है वो क्या, उसकी वेग जो होती है, ध्वनि का जो चाल होता है वो कम हो जाता है। सघन मतलब क्या, तो घना चीज, तो कोई घना चीज में जो होता है वो चलने में दिक्कत होती है, उसको क्रॉस करने में क्या होता है, तो दिक्कत होता है। इसके वजह से क्या होती है, तो उसकी चाल कम जाती है। और जब किसी वस्तु की चाल कम जाएगी तो उसकी तरंग दैर्घ्य भी क्या होती है, कम जाती है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य जो होता है वो दूरी को डिनोट करता है। ठीक है, चलिए अगला है कि कौन से कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इनमें से कौन जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्या सुक्रोज, फ्रक्टोज या ग्लाइसिन या फिर ग्लाइकोजीन, कौन से कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो एक प्रकार का यौगिक होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ये कार्बोहाइड्रेट की बात कर ले तो ये क्या होता है, तो यौगिक होता है, यौगिक होता है। और ये किस किस से मिलकर बना होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और क्या, तो और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ये जो होता है लगभग सभी जीवों में पाए जाते हैं। ये इसका आंसर जो हो जाएगा क्या, तो ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो होता है वो एक क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो ये एक प्रकार का एमिनो एसिड होता है या प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। एमिनो एसिड, ये क्या होता है, तो एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड तथा प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। रूप में पाया जाता है। इसकी स्रोत की बात कर ले कि ग्लाइसिन जो होता है वो किस चीज को खाने से मिलता है, क्योंकि ये क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, तो ये एमिनो एसिड यानी कि प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। तो ये मांस, मछली या फिर दूध वगैरह में ये सब पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को छाटिए। रासायनिक परिवर्तन के लिए क्या करिए, तो असत्य कथन को छाटिए। तो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, या इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, या पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होती है। और चौथा कह रहा है कि नए उत्पाद का निर्माण होता है, नए उत्पाद का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, आप लोग को बताएं कि उसमें क्या होता है, जब वो नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है और उसका गुण वगैरह संरचना जो होती है वो सब चीज चेंज हो जाती है, वो फिर वापस जो होता है वो पुराने वाले अवस्था में नहीं जा पाता है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर जो हो जाएगा, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। उत्क्रमणीय नहीं बल्कि अनु उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। बाकी ये तीनों क्या है, तो सही हुए। ठीक है, चलिए अगला है कि स्टेनलेस स्टील में कौन मौजूद नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील में जो होता है वो कौन मौजूद नहीं होता है, क्या आयरन या टंगस्टन या क्रोमियम या निकेल, तो कौन सा नहीं होता। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, तो मिश्रण, एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। तो ये इसमें टंगस्टन मौजूद नहीं होता है, बल्कि आयरन, क्रोमियम और निकेल जो होता है ये तीनों मिला करके क्या बनाया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो इसको जंगरोधी स्टील के नाम से भी जाना जाता है, जंगरोधी स्टील या अनोक्सी स्टील के नाम से भी जाना जाता है, अनोक्सी स्टील के नाम से भी जाना जाता है। जंगरोधी स्टील या फिर अनोक्सी स्टील के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये स्टेनलेस स्टील। ये जो होता है नॉर्मल स्टील की तुलना में क्या होता है, तो थोड़ा मजबूत होता है, इसलिए इसका क्षरण जो होता है वो जल्दी नहीं होता, इसलिए क्या इसका नाम रखा गया है, तो जंगरोधी, यानी कि जंग जल्दी नहीं लगता है। और ये नॉर्मल स्टील से जो होता है वो ज्यादा टेम्परेचर को झेलने की क्षमता इसमें होती है। तो ज्यादा टेम्परेचर को झेलने की क्षमता इसमें किसके मिलाने से हो जाती है, तो क्रोमियम को मिलाने से जो होता है वो क्या करता है, तो नॉर्मल स्टील से ज्यादा क्या करता है, तो ताप को झेलता है। ठीक है,
चलिए अगला है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या क्या होता है, क्या नए प्रकार के पदार्थ बनते हैं? तो हाँ ये सही है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो हाँ, दूध से दही बन जाता तो इसका रासायनिक गुण में परिवर्तन हुआ कि नहीं? निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता था। हाँ ये सभी जो होता है ये सही है, ठीक है। अगला है कि गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो गन मेटल की बात कर लेते हैं, क्या कॉपर एल्यूमिनियम का, या कॉपर टीन एवं जिंक का, या कॉपर निकेल एवं जिंक का, या फिर कॉपर और निकेल का? तो गन मेटल की बात कर लेते हैं, ये कॉपर टीन और जिंक यानी कि जस्ता का क्या होता है? तो मिश्र धातु होता है। गन मेटल का जो होता है वो उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग जो होता है वो मशीनी पार्ट पुर्जे बनाने में, मशीनी पार्ट पुर्जे तथा बंदूक बनाने में आदि में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण प्राप्त बनता है? किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करेंगे इन चारों में से तो क्या बनेगा? तो रजत दर्पण बनेगा। क्या? तो रजत दर्पण बनेगा। क्या फेहलिन विलियन को, या बेनेडिक्ट विलियन को, या बार फोयड अभिकर्मक को, या टॉलेन अभिकर्मक को? क्या? तो टॉलेन अभिकर्मक को। तो किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर दर्पण बनता है? तो इसकी बात कर ले तो क्या हो जाएगा? टॉलेन अभिकर्मक। टॉलेन अभिकर्मक को क्या कहा जाता है? तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को जो होता है वो टॉलेन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। टॉलेन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में क्या करती है? तो बदलता है। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को, यानी कि प्रकाश से जो भी भोजन प्राप्त करते हैं तो उसको किस रूप में बदलते हैं? तो क्या उष्मीय ऊर्जा में, या भौतिक ऊर्जा में, या गतिज ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पेड़ पौधे में देखते होंगे कि प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदल करके जो है वो अपना भोजन को तैयार करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। 2,4-D है। 2,4-D क्या है? तो 2,4-D की बात कर ले तो क्या है? तो ये एक खरपतवार नाशी है, या चूहा नाशी है, या रासायनिक खाद है, या एक किस्म का बीज है? तो 2,4-D क्या है? तो एक प्रकार का क्या होता है? तो ये खरपतवार नाशी होता है, यानी कि जो खेत में जो होता है वो घास वगैरह होता है इसको मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो 2,4-D क्या है? तो एक प्रकार का खरपतवार नाशी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? पुनरुद्भवन मतलब क्या? तो पुनः निर्माण, यानी कि जल्दी जल्दी निर्माण करने की क्षमता इनमें से किसमें पाई जाती है? क्या मोलस्का संघ में, या पेरिफेरा संघ में, या कार्डेटा संघ में, या काइनोडर्मेटा संघ में? तो पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज्यादा की बात कर लें तो किसमें पाई जाती है? तो पोरीफेरा संघ में। किसमें? पेरिफेरा संघ में जो है वो पाई जाती है। इस संघ में जो होता है जितने भी स्पंज वाले जीव होते हैं, स्पंज मतलब वैसा जीव जिसके शरीर पर क्या हो? तो छिद्र नुमा हो, उसको हम स्पंज रूपी जो है वो जीवों का समूह होता है। पोरीफेरा संघ में ऐसे जीव को रखा जाता है जिनके शरीर पर क्या होते हैं? तो छिद्र टाइप का आकार बने होते हैं। स्पंज रूपी जीवों के समूह के संघ को क्या कहा जाता है? तो पेरिफेरा संघ कहा जाता है। क्या? तो पेरिफेरा संघ कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? तो उत्तक वगैरह नहीं पाया जाता। जब उत्तक ही नहीं पाया जाएगा तो अंग कहाँ से पाया जाएगा? अंग नहीं पाया जाएगा तो अंग तंत्र नहीं पाया जाएगा, जिससे किसी बॉडी का निर्माण नहीं होगा और उसको फिर से बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसको जो होता है पुनरुद्भवन यानी कि पुनः निर्माण की, यानी कि इसमें उत्तक नहीं पाया जाता है, इसमें जटिल संरचना नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है? जल्दी जल्दी रेप्लिकेट यानी कि इसका जल्दी जल्दी फोटोकॉपी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पोरीफेरा।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पेशीय स्तर पर है तो तृतीय पोषीय स्तर पर क्या होगा? घास अगर पहला नंबर पर है तो तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला तो जानते होंगे क्या होता है, तो एक प्रकार का जो होता है वो क्या होता है, तो चेन होता है कि वो उसको खाएगा इस टाइप से। बकरी खाता है घास, जो होता है बकरी घास को खाता है, बकरी को हम लोग खाते हैं, हम लोग को फिर और भी कोई जानवर खाता है। ये खाद्य श्रृंखला जो होता है वो एक चेन की तरह होता है। तो इसमें तृतीय पोषीय स्तर पूछ रहा है, तो तृतीय पोषीय स्तर की बात कर ले तो ये सांप हो जाएगा। क्या? तो सांप हो जाएगा तृतीय पोषीय स्तर। मेढक की बात कर ले तो ये द्वितीय होते, क्या? तो द्वितीय पोषीय स्तर होते हैं। अगला है कि नमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? नमाटोड के द्वारा कौन सा रोग होता है? नमाटोड कहिए या फिर क्या कहिए इसको, तो गोल कृमि कहिए। क्या? तो गोल कृमि। नमाटोड को ही क्या कहा जाता है? तो गोल कृमि, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? तो परजीवी कृमि संक्रमण। परजीवी कृमि संक्रमण के नाम से भी जाना जाता है, संक्रमण। तो नमाटोड अगर कहीं दे दिया जाएगा तो आदमी अगर नहीं जानेगा, ये गोल कृमि तो लोग जानते हैं तो मार देंगे, लेकिन नमाटोड कहीं दे दिया जाएगा तो इसमें कंफ्यूजन होगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? तो गोल कृमि या परजीवी कृमि संक्रमण के नाम से जाना जाता है। तो नमाटोड के द्वारा क्या होता है? तो फाइलेरिया, यानी कि गोल कृमि के द्वारा क्या होता है? फाइलेरियासिस, फाइलेरिया या फिर फाइलेरियासिस। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम मदद करता है। एंजाइम जो है वो किसमें मदद करता है? तो एंजाइम की बात कर ले तो एंजाइम जो होता है क्या श्वसन क्रिया में या पाचन में या इम्यून तंत्र में या प्रजनन में? तो ये एंजाइम जो होता है वो किसमें मदद करता है? मुख्य रूप से तो ये पाचन में मदद करता है। किसमें? तो ये पाचन में मदद करता है। इसके अलावा जो होता है वो HIV वायरस वगैरह से भी ये बचाता है। और क्या करता है? तो ये मोटापा वगैरह पर भी ये क्या करता है? तो काबू रखता है। हमारे लार में दो प्रकार का एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। कौन सा? टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन का क्या कार्य होता है? तो ये स्टार्च को शर्करा में बदलती है, स्टार्च को शर्करा में बदलती है। जबकि लाइसोजाइम क्या होता है? तो भोजन जब हम करते हैं तो कुछ जीवाणु विषाणु जो होता है वो अंदर चले जाते हैं, जिसको मारने का कार्य कौन करता है? तो ये लाइसोजाइम नामक एंजाइम है जो दोनों मुंह में पाया जाता है। सबसे बड़ी धमनी के रूप में किसे जाना जाता है? सबसे बड़ी धमनी के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है? क्या? धमनिका को या फुफ्फुस धमनी को या महाशिरा को या महाधमनी को? तो सबसे बड़ी धमनी के रूप में महाधमनी को जाना जाता है। किसको? तो महाधमनी को जाना जाता है। धमनी का कार्य क्या होता है? धमनी का कार्य होता है हृदय से जो होता है ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेट करवाना है। ठीक है, चलिए अगला है कि केटला और रेहू दृष्टांत है। केटला और रेहू ये दोनों मछली का रूप है। क्या है? मछली का रूप है। तो ये किसका दृष्टांत है? ये फ्रेश वाटर फिस्का का या मरीन फिस्का का या ब्रैकिस फिस्का का या इनमें से कोई नहीं? तो केटला और रेहू किसका दृष्टांत रूप है? तो किसका है? तो फ्रेश वाटर फिस्का का। फ्रेश वाटर फिस्का का ये जो होता है केटला और रेहू की बात कर ले तो ये मीठे जल में रहना पसंद करते हैं। कहाँ? तो मीठे जल में रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि प्राकृतिक बरन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक बरन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक बरन कहिए या फिर क्या कहिए? तो प्राकृतिक चयन कहिए या फिर नेचुरल सिलेक्शन कहिए। प्राकृतिक बरन या प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक बरन या प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जाना जाता है, या नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के नाम से किसको जाना जाता है? तो यही प्राकृतिक बरन को। तो इस सिद्धांत को किसने दिए थे? प्राकृतिक बरन के सिद्धांत को किसने दिए थे? क्या लामार्क ने दिए थे, चार्ल्स डार्विन ने, हेबार्ड ने या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने?
तो इसकी बात कर ले तो किसने दिए थे, तो चार्ल्स डार्विन ने। किसने, तो चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। किसने दिए थे, तो चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में दिए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात कर ले तो ये तड़ित चालक की खोज किसने किया था, तो तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। तड़ित चालक की खोज, तड़ित चालक की खोज किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंधे को पढ़ने की लिपि क्या कहलाती है। अंधे को पढ़ने की लिपि को क्या कहा जाता है, तो क्या क्यूरी लिपि कहा जाता है, रोमन लिपि या देवनागरी लिपि या ब्रेल लिपि। अंधे को पढ़ने की लिपि को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, तो ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, तो संकेतक में उभार होता है, जिसको जो होता है वो आंख से तो नहीं देख पाएगा, लेकिन वो अपने हाथ से जो होता है उसको अनुभव कर करके धीरे धीरे क्या होता है, तो सीखता है। ठीक है, अगला है कि सीड्स क्या होता है। सीड्स क्या होता है, क्या आंखों का संक्रामक रोग है, या घातक मृत्यु रोग है, या एड्स की औषधि है, या कैंसर का प्रकार है। तो सीड्स क्या है, तो सीड्स की बात कर ले तो ये क्या है, तो ये घातक मृत्यु रोग है। घातक मृत्यु रोग है। इसको जो है किस नाम से और जाना जाता है, तो इसको जो है वो पित्ताशय रोग के नाम से भी जाना जाता है। क्या, पित्ताशय रोग या पालन मौत के नाम से भी जाना जाता है। पालन मौत के नाम से जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। घातक मृत्यु रोग को क्या कहा जाता है, तो पित्ताशय रोग या फिर पालन मौत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अक्सर देखा जाता है कि 1 वर्ष से जो छोटे बच्चे होते हैं इनकी मृत्यु जो होता है वो अचानक हो जाती है। ठीक है, अगला है कि पित्त रस का कार्य क्या होता है। पित्त रस का क्या कार्य होता है, क्या प्रोटीन का पाचन करना, या वसा का इमल्सीकरण, या कार्बोहाइड्रेट का पाचन, या सभी। तो पित्त रस का क्या कार्य होता है, तो वसा का इमल्सीकरण करना। वसा का इमल्सीकरण करना पित्त रस का क्या होता है, तो कार्य होता है। पित्त की बात करें तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है, पित्त का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है। कहाँ, तो यकृत में होता है। लेकिन जमा कहाँ होता है, जमा जो होता है वो पित्ताशय में होता है, पित्ताशय। और ये कैसा दिखता है, तो ये जो होता है वो हरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। ये क्षारीय प्रकृति की होती होगी। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल जो है वो ज्वाइन करना होगा, तब जाके आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग को सेशन अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज यहीं तक, जय हिंद।